गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे हाफ ईयरली एग्जाम चले हुए हैं। तो इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th के सीरीज ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जिसके अंदर आप 96 और 404 है। यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले आप इसका HCF फाइंड आउट करोगे। तो देखिए कैसे करते हैं HCF। तो अगर आपने किसी भी नंबर का HCF फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे। जैसे बोला भी गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, तो प्राइम फैक्टर बनाओ। ये फैक्टर आप लोअर क्लासेस में भी पढ़े आपने, तो जितना जल्दी हो उसके ये फैक्टर्स आपने बढ़ाने हैं। तो ये बना दिया आपने प्राइम फैक्टर 96 के 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हैं 5 टाइम्स इंटू 3। और इसको कैसे लिखोगे, 2 रेज टू की पावर 5 इंटू 3 रेज टू की पावर 1। बिल्कुल सेम 404 है, इसके प्राइम फैक्टर आपने बनाने हैं। 2 से डिवाइड करोगे 202, फिर 2 से डिवाइड करोगे 101। उसके बाद आपकी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि 101 क्या है आपके पास, ये इसके फैक्टर आगे नहीं बढ़ा सकोगे, प्राइम नंबर है। तो 404 के देखो क्या बन गए फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 101, या आप इसको लिखोगे। तो ये तो आपने प्राइम फैक्टर बनाए हैं। उसके बाद आप HCF कैसे फाइंड आउट करोगे, तो दोनों का HCF। तो जब भी आपने किन्हीं भी नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है, एक तो डिवीजन प्रोसेस है HCF फाइंड आउट करने की, लेकिन यहां पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक के अंदर HCF कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप ये देखो दोनों में HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप ये देखो दोनों में 96 और 404 में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखो 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है 2, फिर एक 2 और है, एक 2 यहां पे भी है 2, उसके बाद 2 यहां पे है, बाकी एक्स्ट्रा 2 आपके पास नहीं है। तो और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब इसका HCF कितना मिल गया आपको, 4। HCF कितना आ जाएगा आपके पास, 4। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड आउट करने की टेक्निक। फैक्टर बनाओगे, दोनों में जो कॉमन है वो चीज आपने लिखनी है HCF के अंदर। उसके बाद आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक का यूज करके LCM भी फाइंड आउट कर सकते हो यहीं से। लेकिन इस क्वेश्चन में एक खास बात है, इसने ये बोल रखा है कि पहले तो दोनों का आपने क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, और उसके बाद वर्डिंग है हैंस फाइंड देयर LCM। हैंस फाइंड का मतलब क्या है कि आपने डायरेक्ट फैक्टराइजेशन टेक्निक का यूज करके LCM नहीं फाइंड आउट करना। हैंस फाइंड का मतलब है कि जो आपने HCF फाइंड आउट किया है, इस HCF का यूज करो और उसके बाद LCM निकालना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे डायरेक्ट LCM लिख दें। डायरेक्ट LCM नहीं लिखना आपने क्या करना है, HCF का यूज करना है और उसके बाद आपने LCM फाइंड आउट करना है। तो HCF का यूज करके कैसे आप LCM फाइंड आउट करोगे, तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके पास HCF और LCM से रिलेटेड। क्या है वो रिलेशन, बिल्कुल आसान सा रिलेशन है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। कोई भी 2 नंबर हैं, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, LCM और HCF की प्रोडक्ट के इक्वल। अब LCM तो फाइंड आउट करना है, HCF कितना है आपके पास 4। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों की प्रोडक्ट करो 96 इंटू 404। तो यहां से LCM की वैल्यू आपने निकालनी है। LCM की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 96 इंटू 404 बाय 4। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 404 को डिवाइड कर दोगे 101, तो आंसर आएगा 96। ये मिलेगा आपको LCM। तो आपने ध्यान रखना है, LCM फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, आप रिलेशन का यूज करोगे, HCF LCM और नंबर्स के बीच में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस रिलेशन का यूज करके ही निकालना है आपने, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके LCM नहीं निकालना, ठीक है। उसके बाद आपके पास फर्स्ट चैप्टर का एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। किसी भी नंबर को आपने इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे? तो एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने प्रूव करना है √5 इज इरेशनल नंबर, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो आप क्या करोगे? आपने यूज करनी है कंट्राडिक्शन मेथड का, आप यूज करोगे किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। कंट्राडिक्शन मेथड कैसे काम करता है? जो चीज आपने प्रूव करनी है उसका रिवर्स मान लो। जैसे आपने प्रूव करना है इरेशनल नंबर, आप मान के चलोगे कि वो कैसा नंबर है? रैशनल। तो अगर आप रैशनल मान के चलोगे, बाद में एक ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी जो कि पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब जो चीज आपने मानी थी वो गलत है, तो इसका मतलब आपका नंबर क्या मिलेगा? आपको इरेशनल। तो कंट्राडिक्शन मेथड का आप यूज करोगे। देखो कैसे, आपने प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो कैसे आप स्टार्ट करोगे? मान के चलो लेट इफ पॉसिबल √5 बी ए रैशनल नंबर। प्रूव करना है इरेशनल, मान के क्या चलोगे आप? रैशनल। अब अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी आपने, तो रैशनल नंबर को क्या लिख सकोगे आप? P/Q की फॉर्म में लिख सकोगे। कुछ कंडीशंस हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, PQ आर इंटीजर्स। एक चीज और यूज करनी है आपने, PQ इंटीजर है, अगर दोनों में कुछ भी चीज कॉमन है तो उसको पहले ही कैंसिल कर लो। कैंसिल करके आपने पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म ही यूज करनी है इसकी। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में कुछ कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, आप क्या कर दोगे? कैंसिल। तो वो कंडीशन आप लिखोगे, ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। PQ हैव नो कॉमन डिवाइजर, ये कंडीशन लिखनी जरूरी है। नो कॉमन डिवाइजर, इसी के ऊपर कंट्राडिक्शन आओगी। और नो कॉमन डिवाइजर, ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो इतना बड़ा लिखने की बजाय आप ये भी लिख सको दे, इसका नाम है को प्राइम, या आप ऐसे भी लिख सको दे PQR को प्राइम, जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो। चाहे को प्राइम वर्ड यूज करो, चाहे हैव नो कॉमन डिवाइजर्स। तो इसी चीज के ऊपर कंट्राडिक्शन मिलेगी आपको लास्ट में। तो जब भी एक क्वेश्चन आप सोल्व करो, ये वर्ड लिखना कंपलसरी है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि कंट्राडिक्शन इसी वर्ड के ऊपर मिलेगी। तो आपने ध्यान से लिखना है। अब √5 किसके इक्वल आ गया? P/Q। तो क्या करोगे? स्केयरिंग बोथ साइड, इसको सिंप्लीफाई करो। स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्केयर कर दो, तो √5 का स्केयर कितना मिलेगा? 5P²/Q²। ये डिवाइड में है, लेफ्ट में आके आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लीकेशन में। अब P² के दो टुकड़े हो गए आपके पास, एक तो 5 और एक Q²। P² के दो टुकड़े हो गए। अब किसी भी नंबर के अगर आपके पास फैक्टर हैं, जैसे कुछ भी नंबर लगाओ, 15 है, 15 के दो फैक्टर हैं, एक तो 3 और एक 5। तो जो फैक्टर हैं वो इस नंबर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 15 के दो फैक्टर बन गए, इसका मतलब जो 3 है वो भी 15 को डिवाइड करेगा, और जो 5 है वो भी क्या करेगा? 15 को डिवाइड। तो यहां पे भी P² के दो फैक्टर हैं, एक तो 5 और एक Q²। तो 5 भी डिवाइड करेगा, Q² भी। जरूरत अभी आपको 5 की है, तो 5 का यूज करेंगे। तो यहां से क्या आ गया? सो 5 विल डिवाइड P²। अब उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका सिर्फ रिजल्ट यूज करना है आपने। थ्योरम क्या है आपके पास? कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्केयर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहां पे 5 एक प्राइम नंबर है, तो अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा है, 5 अगर P² को डिवाइड करे तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम का रिजल्ट है, जो कि आपने डायरेक्ट यूज करना है, प्रूफ की जरूरत नहीं है अभी आपके पास। तो क्योंकि 5 P² को डिवाइड कर रहा है, देन 5 विल डिवाइड P आल्सो। तो अब आपके पास देखो 5 एक ऐसा नंबर है जो P को डिवाइड करे। ठीक है, अब आपको यह भी पता है, जैसे 15 को 3 डिवाइड करे है, 15 को 5 भी डिवाइड करे है। तो अगर 5 अगर P को डिवाइड करे है, तो इसका मतलब क्या है? कि जो 5 है P का क्या मिलेगा? एक फैक्टर।
तो यहां से p को क्या लिख सकोगे, p का एक फैक्टर तो 5 है, दूसरा फैक्टर चाहे कुछ भी हो उससे अपना कोई मतलब नहीं। मान लिया दूसरा फैक्टर इसका है m, p का एक फैक्टर 5 है, एक m। अब p की ये वैल्यू यहां पे यूज करो इक्वेशन 1 में, p की वैल्यू 5m इक्वेशन 1 में यूज कर लो, क्या मिलेगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p, p की जगह यूज करोगे 5m स्क्वायर, स्क्वायर करोगे 25m स्क्वायर, 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, राइट में जाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5m स्क्वायर। अब अगेन q स्क्वायर के दो फैक्टर बनेंगे, एक तो 5 और एक m स्क्वायर, जरूर सिर्फ 5 किया 5 को उठाओगे तो यहां से क्या आ गया, सो 5 विल डिवाइड q स्क्वायर। अब 5 q स्क्वायर को डिवाइड करे है, देन 5 डिवाइड q ऑल्सो। अब यहां पे आ जाएगी आपके पास कंट्राडिक्शन, 5 p को भी डिवाइड करे है, 5 q को भी डिवाइड करे है, लेकिन आपके मान के चले थे p एंड q हैव नो कॉमन डिवाइजर, यहां पे तो 5 एक कॉमन नंबर है जो p और q दोनों को डिवाइड करे है, उस चीज के ऊपर कंट्राडिक्शन आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब जो आपने माना था वो गलत है, और सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या सपोज किया था, रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर रॉन्ग है, इसका मतलब सही क्या है, हेंस अंडर रूट 5 इज इरैशनल। तो इरैशनल प्रूव करना था, रैशनल मान के चलोगे कंट्राडिक्शन आ जाएगी, इसका मतलब क्या बन जाएगा आपके पास है इरैशनल नंबर, ठीक। हाँ, इसी सीरीज में एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने रूट 5 को इरैशनल नंबर प्रूव किया था, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आप प्रूव करोगे 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 को क्या प्रूव करना है आपने, इरैशनल नंबर। तो जैसे हमने पहले बोला था आपको कि किसी भी नंबर को इरैशनल नंबर प्रूव करना है तो क्या करोगे, कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करोगे, मान के चलोगे नंबर क्या है रैशनल। अब अगर रैशनल नंबर है तो इसको क्या कर दोगे आप, p/q की फॉर्म में लिख दोगे, q नॉट इक्वल टू 0। अब की बार हमने शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली pqr को प्राइम, को प्राइम लिखो या वो पूरी लाइन लिख दो जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में यूज की थी, pq हैव नो कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो अब कंट्राडिक्शन लेके आओगे इसके ऊपर, फिर अगेन बिल्कुल सेम, यहां से आपने कंट्राडिक्शन लेके आने तो क्या करोगे, रूट की वैल्यू निकाल दो, रूट 5 की वैल्यू, 3 यहाँ पे एडिशन में, इसको दूसरी साइड ले जाओ, 3 को दूसरी साइड लेकर जाओ आप, p/q - 3, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, q p - 3q, ये किसके इक्वल है 2 रूट 5, 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, राइट में जाओगे तो किसमें हो जाएगा आपका डिवाइड में। अब देखो आप 2 ये आ गया आपके पास, सिंप्लीफाई कर लिया आपने, रूट की वैल्यू निकाल दी। अब देखो जो ये इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रूट 5, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि रूट 5 क्या है इरैशनल नंबर, और ये क्या है आपके पास रैशनल नंबर। दो नंबर इक्वल हैं जिसमें से लेफ्ट वाला है आपके पास इरैशनल और राइट वाला क्या है रैशनल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपके पास नंबर का 2 ही डिवीजन है, या तो कोई भी नंबर रैशनल मिलेगा या कोई भी इरैशनल, कोई भी नंबर रियल सिस्टम में ऐसा नहीं है तो दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, रैशनल को भी और इरैशनल को भी। तो ये जो कंडीशन है विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है पॉसिबल, एज लेफ्ट हैंड साइड, ये अभी आपने प्रूव किया था, इज इरैशनल बट राइट हैंड साइड इज रैशनल। कोई भी इरैशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब जो आपने माना था वो गलत है, बिल्कुल सेम लिखोगे। सो आवर पोजीशन इज रॉन्ग, सो आपने माना था वो गलत है, हेंस 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, इसलिए 3 + 2 रूट 5 क्या मिलेगा आपको, एक रैशनल नंबर मिलेगा, इरैशनल नहीं है। तो ऐसे ही आपने कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करना है। तो फर्स्ट चैप्टर के ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट है आपके पास सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं।
सेकंड चैप्टर में भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो एक क्वेश्चन आपके पास कोई भी पोलिनोमियल आपको दे रखा है, क्या करना आपने, एक तो उस पोलिनोमियल की जीरोज फाइंड आउट करनी है और उसके बाद रिलेशन आपने वेरीफाई करवाना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आपके पास सपोज करो कोई भी पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस पोलिनोमियल के एक तो आपने जीरोज फाइंड आउट करनी है, दूसरा आपने क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले तो आप जीरोज फाइंड आउट कराएंगे, रिलेशन बाद में वेरीफाई करवाओगे। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, अगर किसी भी पोलिनोमियल की जीरोज फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करो। फॉर जीरोज ऑफ px की जीरोज अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो जो ये पोलिनोमियल है इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इस पोलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करोगे आप, जीरो के इक्वल। अब यहां से इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास वैसे तो 2 मेथड है, एक आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आप इसके फैक्टर बनावांगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड टेक्निक क्या है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो फैक्टर कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। ए बी सी क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट और सी क्या है आपके पास है कांस्टेंट टर्म। तो इसको उसके साथ कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -2, सी की वैल्यू कितनी आ गई -8। उसके बाद फैक्टराइजेशन टेक्निक के लिए ए और सी की क्या करोगे आप, प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ गई -8। अब -8 के 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका जोड़ किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल। तो फैक्टर बना लो, -8 के फैक्टर क्या बनेंगे आपके पास, माइनस के तो 4 और प्लस के 2। तो इसके फैक्टर बना लो, क्या लिखोगे, माइनस के तो 4 प्लस के 2। तो आपने जो बीच वाली टर्म थी उसके क्या बना दिए, फैक्टर। फैक्टराइजेशन मेथड का एक नाम और है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बीच वाली टर्म के टुकड़े करने आपने। तो देखो जो बीच वाली टर्म थी ना -2x, इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक तो -4x और एक +2x। तो फैक्टराइजेशन मेथड की जगह स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी यूज कर सकता है, सेम प्रोसेस आपने यूज करनी है। तो हम क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो, दोनों में से x कॉमन आ गया, कितना बच गया x -4, यहां से 2 कॉमन आ गया, कितना बच गया x -4। अब टोटल में से x -4 कॉमन ले, x + 2, 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या फिर ये 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 4, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2। ये जो x की वैल्यूज आई हैं ये तो है आपके पास जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक पार्ट तो ये था जीरोज निकालने हैं, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करवाना है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या करना आपने, रिलेशन वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले तो वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करोगे, किसके इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ जीरोज -b/a। और जो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो जीरोज आई है इनकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको p से रिप्रेजेंट करोगे, किसके इक्वल आना चाहिए आपके पास है c/a। तो ये है आपके पास रिलेशन, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अंदर। तो अब इसको वेरीफाई करवाओगे आप, सम ऑफ जीरोज, ये जीरो इनका सम करो, सम ऑफ जीरोज, तो करो इनका सम, 4 + -2 प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 कितना बच गया 2। ये आ गया सम ऑफ जीरोज। लेकिन इसको लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है -b/a। तो इस 2 को कैसे लिखोगे, -b की वैल्यू कितनी है -2/a, a की वैल्यू कितनी है 1। तो इस 2 को इस फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे मिले तो आपको 2, लेकिन लिखना इस फॉर्म में है क्योंकि ये रिजल्ट वेरीफाई करवाना है आपने। तो किसके इक्वल होगा, -b/a। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करो आप, प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट कर दो, 4 और -2 की प्रोडक्ट कितनी आ गई -8। लेकिन इसको भी कैसे लिखोगे, c/a की फॉर्म में। इसको लिखोगे -8 को c की वैल्यू कितनी है -8/1। तो इसको ऐसे लिखोगे,
अब ये कैसा दिखाई देगा आपको, सी बाय ए। तो देखो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ गया, माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ गया, सी बाय ए। तो सेकंड चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए आपके पास सेकंड चैप्टर से रिलेटेड एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेक्शन में मिलेगा आपको क्या है, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके अंदर सम ऑफ जीरोज अगर आपको गिवन है, जैसे मान लिया एस का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज, और पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सपोज करो आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 1, तो आपने रिवर्स में क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए कि कैसे लिखोगे आप। ये फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल। अगर आपको सम का पता है, प्रोडक्ट का पता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस है आपके पास सम, पी है आपके पास प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट आप यूज कर सको, यहां से पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 और पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। तो ये बिल्कुल आसान, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे सकता है आपको। अभी तो एस और पी की वैल्यू दोनों आपके पास क्या थी, एस और पी की वैल्यू है आपके पास इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख सकते हो, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, k का काम क्या है, k का काम है फ्रैक्शन को खत्म करना, ठीक है। तो k को ये फॉर्मूला तब यूज करोगे अगर s और p की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शनल। फिर आप क्या करोगे, एलसीएम वगैरह लेगा ना, फ्रैक्शन को इस k का यूज करके ना खत्म करोगे, ठीक है। अदरवाइज अगर नॉर्मल वैल्यूज है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछने की बजाय ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे तो क्या दे दिया, सम ऑफ जीरोज दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया, आपसे क्या पूछ दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और बच्चे इसी की तैयारी करके जाए। लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, वो क्या करेगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देने की बजाय वो आपको सिंपल जीरोज दे देगा, जीरोज। तो अगर आपको जीरोज गिवन है, बच्चे बड़ी गलती करें इसमें, मान लो सपोज करो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उसकी जीरोज हैं, इफ कुछ भी सपोज करो 3 4 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की अब की बारी है, जीरोज हैं 3 और 4। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, पहले जीरोज का यूज करके इनका सम फाइंड आउट करोगे, मतलब एस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे पहले तो, और फिर पी की वैल्यू यानी कि इनका प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट आपने इस केस में फाइंड आउट करने पड़ेंगे जीरोज का यूज करके ना। तो सम है, प्रोडक्ट है, अब इजीली आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सको। पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस, तो यहां से क्या करोगे आप, एस की वैल्यू पुट कर दियो 7, पी की वैल्यू पुट कर दियो 1, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट का यूज करके ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने लिखनी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई दे सकता है आपको एग्जाम में। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर आपके पास 3 मेथड हैं जिनको आप 1 बाय 1 डिस्कस करोगे। तो सबसे पहले मेथड्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आप नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करोगे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन आप डिस्कस करोगे। सपोज करो आपके पास 2 पेयर हैं, एक पेयर है आपके पास लीनियर इक्वेशंस के, सपोज कर लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये है, दूसरी है a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये है। अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन के नेचर आपने डिस्कस करने हैं। भाई ये जो 2 इक्वेशंस हैं इसके सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे आपके पास। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल्स के अंदर है तो नेचर ऑफ रूट आपके पास 3 हैं। अब या तो इनका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, या इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, या इनके नो सॉल्यूशन मिलेंगे। 3 प्रकार के सॉल्यूशन हैं आपके पास। अब अगर वैसे तो आप ग्राफिकल मेथड से इजीली चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशंस का नेचर कैसा है, या जो बाकी मेथड है उनसे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अगर एग्जाम में सिर्फ एक ही नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके पास नेचर चेक करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा उसके ऊपर 10 से 12 मिनट खराब करोगे। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन को देखोगे और एक टेबल का यूज करोगे, तुरंत आप
उसके सॉल्यूशंस के बारे में बातें कर सकते हो। जैसे अभी मैं एक सिंपल सी टेबल बनाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचर चेक करने के लिए। तो क्या है, बिल्कुल सिंपल, रेशो चेक करोगे a1 का a2 के साथ, x के कोफिशिएंट का x के साथ, y के कोफिशिएंट का y के साथ। अगर ये दोनों रेशो इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी मिलेंगी? लाइंस के बारे में, लाइंस क्या हो जाएंगी आपके पास? इंटरसेक्टिंग। और सॉल्यूशन का नेचर कैसा मिलेगा आपको? यूनिक सॉल्यूशन। अभी आप इनका ग्राफ भी बनावांगे, तो बिना ग्राफ बनाए आपने बता दिया कि अगर दोनों रेशो इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी मिलेंगी? इंटरसेक्टिंग। और सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक। एग्जाम में दोनों में से एक चीज पूछेगा, या तो लाइंस के बारे में पूछेगा कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, या सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा। उसके बाद अगर a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल है और ये c1 बाई c2 के भी इक्वल है, अगर तीनों रेशो अगर बराबर हैं तो इस केस में क्या बनेगा? लाइंस कैसी आएंगी? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब दोनों लाइन का जब ग्राफ बनाओगे तो दूसरी लाइन पहले वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर मिलेगी आपको। इंटरसेक्टिंग के लिए तो लाइंस ऐसे दिखाई देंगी आपकी, यह इंटरसेक्टिंग। कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही मिलेगी आपको, ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट के केस में सॉल्यूशन से मिलेंगे आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और थर्ड है आपके पास रेशो, अगर ये इक्वल नहीं है तो इस केस में लाइंस क्या मिलेंगे आपको? पैरेलल लाइन, पैरेलल। और सॉल्यूशन क्या मिलेंगे? नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन ऐसी दिखाई देंगी आपको, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों के बीच में क्या मिलेगा आपको? गैप बिल्कुल क्या मिलेगा आपको? सेम। इनको क्या बोलोगे आप? पैरेलल लाइंस। तो ये है आपके पास लाइंस का नेचर और ये है आपके पास सॉल्यूशंस का नेचर। तो एग्जाम में लाइंस के बारे में भी पूछता आपसे और एग्जाम के अंदर आपके पास सॉल्यूशन के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो इनसे रिलेटेड आप नॉर्मल क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हो। तो आपने सिर्फ रेशो चेक करने हैं और लाइंस के बारे में आप नेचर बता सकते हो। ठीक है, बता दोगे बिना ग्राफ बनाए। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, वो देखो आप 1 बाय 1 तीनों मेथड डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड है, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन, तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन आप डिस्कस कराएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए आपके पास थर्ड चैप्टर के अंदर आप पेयर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व कैसे करोगे। पहले तो आपने सिर्फ ये देखा था कि नेचर क्या है, अब आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड है आपके पास, एक है ग्राफिकल, तो हम शुरुआत करेंगे ग्राफिकल के साथ। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या है आपके पास? एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर जो इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर का हाफ कितना दे रखा है आपको? 36, और जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है? 4 मीटर ज्यादा है। तो आपने क्या करना है? इसके डायमेंशन फाइंड आउट करना है। डायमेंशन मतलब लंबाई और चौड़ाई, एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो सपोज कर लो इसकी लेंथ है एक्स, ब्रेथ क्या है? वाई। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जो ये रेक्टेंगल है इसके पेरीमीटर का हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना है? 36। हाफ ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 36। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इसकी लेंथ है वो विड्थ से क्या है? 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि x की वैल्यू y से 4 मीटर ज्यादा है। तो अगर y में 4 मीटर ऐड करोगे दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास? बराबर। तो एक इक्वेशन तो ये मिल गया आपको, एक इक्वेशन ये मिल गई। अब 2 इक्वेशन है, इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? ग्राफिकली। तो अगर आपने ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसी भी पेयर का तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप? टेबल बनाओगे। तो बनाओ टेबल। टेबल बनाना भी बहुत ज्यादा आसान, काफी आसान प्रोसेस है। टेबल में आपने सिर्फ x और y की 2 वैल्यूज यूज करनी है, और 2 वैल्यू भी कौन सी यूज करोगे? एक बार x की जगह पुट कर दो 0, x की जगह 0 पुट करोगे, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। और एक बार y की जगह 0 पुट कर दियो, x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 36। ऐसे मिलेगी आपको टेबल। दूसरी इक्वेशन की भी पहले टेबल बनाओगे आप। टेबल बनाओ x y,
अगेन x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -4, और y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। तो सबसे पहला काम है आपका इक्वेशंस का यूज करके ना टेबल बनाना। अब टेबल का यूज करके ना ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है आपने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करनी है। आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करोगे आप ड्रा कर दोगे। ये मान लिया x एक्सिस, ये मान लिया आपने y एक्सिस, दोनों जिसके ऊपर कट करेंगे वो क्या आ गया आपका ओरिजिन। तो ऐसे आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपने ड्रा करना है। उसके बाद वैसे आप चाहो तो 1 2 3 4 ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर 1 2 3 4 यूज करोगे तो स्केलिंग में आपको दिक्कत आएगी। तो आपने स्केलिंग कैसे करनी है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, वो टेबल से पता लगेगा। इसलिए बार बार बोला जाएगा कि पहले आपने क्या करना है, टेबल बनानी है। तो टेबल से कैसे पता लगेगा? टेबल में पॉइंट देखो क्या है, 0 है, 4 है, 36 है, यानी कि आपको 36 तक जाना है और एक -4 तक जाना है। तो अगर आप डायरेक्ट 1 2 3 4 लिखोगे तो काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है आपको ग्राफ बनाने में। तो स्केलिंग आप क्या करोगे, ऐसी स्केलिंग करो जिसमें सारी वैल्यू कवर हो जाए, मोस्टली वैल्यूज। तो मोस्टली वैल्यू 4 के मल्टीपल से कवर हो जाएंगे आपकी। तो स्केलिंग कैसे करोगे, 4 के मल्टीपल के ऊपर करोगे आप ऐसे 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ऐसे आपने स्केलिंग करनी है। बिल्कुल सेम y एक्सिस के ऊपर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। अब y एक्सिस पे -4 की भी जरूरत है, तो एक पॉइंट यहां पर रिप्रेजेंट कर लो माइनस। सारे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको ग्राफ के अंदर। अब बस ग्राफ बनाओ। पहले अगर आप इस लाइन का ग्राफ बनाना चाहो, x की वैल्यू 0, यहां से चलोगे x एक्सिस पे 0 यूनिट, मतलब कहीं भी नहीं जाना। y की वैल्यू 36, y एक्सिस पे कितना जाओगे 36 यूनिट, ये पॉइंट मिल गया। इस पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, इसका नाम रखोगे पॉइंट A। पहले x की वैल्यू यूज करने बाद में y की वैल्यू हमेशा, एक पॉइंट मिल गया। फिर x एक्सिस पे जाओगे 36 यूनिट, यहां से चलो x एक्सिस पे 36 यूनिट, यहां पे पहुंच गए। y एक्सिस पे क्या है 0, तो इस दूसरे पॉइंट का नाम क्या रखोगे आप B। मिल गए 2 पॉइंट। जैसे ही 2 पॉइंट मिल गए, आपने क्या करना है, स्केल का यूज करना है। स्केल का यूज करोगे और पेंसिल का यूज करोगे ग्राफ बनाने के लिए। तो स्केल का यूज करके इन दोनों को क्या कर दोगे आप, ज्वाइन। तो दोनों को आप ज्वाइन कर दो, दोनों लाइंस को क्या करोगे आप, ज्वाइन करना है आपने बिल्कुल अच्छी प्रकार से दोनों लाइंस को। स्केल का यूज करके ना ज्वाइन करना है, ध्यान रखिए आप दोनों लाइंस को। तो ये किस लाइन का ग्राफ आ गया, ये आ गया आपके पास x + y = 36, इस लाइन का ग्राफ मिल गया आपको। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी लाइन है इसका देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, एक तो ये पॉइंट आ गया 0 -4, इसका नाम रख दो C। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, एक ये आ गया 4 0, इसका नाम D। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अगेन बिल्कुल आपने स्केल का यूज करके दोनों को ज्वाइन करना है। तो जैसे ही आप दोनों को ज्वाइन करोगे तो देखो आपको दोनों को ज्वाइन करके इसको आगे आपने बढ़ाना है, इस लाइन को आगे बढ़ाना है आपने। तो ये आ जाएंगे, किस लाइन का ग्राफ आ गया आपके पास, स्केल का यूज करना है। ये आ गया आपके पास x = y + 4 लाइन का ग्राफ। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। दोनों लाइन कैसे मिल गई आपको, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उस केस में सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, यूनिक, एक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करें, ये है सॉल्यूशन। तो अब इस पॉइंट के ऊपर x और y की वैल्यू आपने निकालनी है। तो यहां से क्या करोगे, यहां से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, और यहां से एक y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। तो यहां से जो x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर मिलेगा, तो ये तो देगा आपको x की वैल्यू यानी कि 20, और उसके बाद जो y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये किसकी वैल्यू देगा आपको, y की। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 20, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ग्राफिकल मेथड का यूज किया है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद देखिए आपके पास एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपने पहले ग्राफिकल मेथड का यूज किया है पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। उसके बाद अब जो नेक्स्ट मेथड है अपने पास वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे, जैसे आपके पास ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करोगे।
किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालोगे और दूसरी इक्वेशन में क्या करनी है, आपने पुट करनी है। तो कहीं से भी निकाल लो। तो आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे, 2x, ये माइनस का 4 है, दूसरी साइड जाएगा कोई जगह आपके पास प्लस 2 से सभी को डिवाइड कर दियो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2y माइनस 12। अब x की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जैसा मेथड का भी नाम है। तो सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2y माइनस 12 कहां, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो 2x की जगह 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो यहां से सोल्व करो, 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। कितना आ गया, 7y, इसके इक्वल 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। y की वैल्यू 5 यहां पे पुट कर दो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2y माइनस 12, y की जगह 5। तो कितना आ गया, 10 माइनस 12 माइनस 2। तो ऐसे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ना x और y की वैल्यू निकाल दी। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है आपसे। एक तो आपने एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा काम और है, हैंस फाइंड। अगेन एक बड़ी यूज केस ना, हैंस फाइंड एम। एम की वैल्यू निकालनी है आपने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ये आपके पास इक्वेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके ना आपने क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। हैंस फाइंड का मतलब है ऊपर वाले रिजल्ट का यूज करो, m की वैल्यू निकालो। ऊपर वाले रिजल्ट का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू जो आपने निकाली थी नहीं, उनका यूज करके नहीं आता, m की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 5। x की वैल्यू कितनी थी आपके पास, -2। अब यहां से आपने m की वैल्यू निकालनी है। तो m को लेफ्ट में ले आओ, माइनस का 2 है, लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगा, इसको राइट में ले जाओ। तो m की वैल्यू निकालनी है, -2 को 2 से डिवाइड कर दो, कितनी मिल जाएगी आपको, -1। तो ये तो एक सप्लीमेंट्री सा था लास्ट में कि m की वैल्यू निकालो x y का यूज करके। मेन है आपके पास कि आप किस तरीके से x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालोगे। तो ये था आपके पास दूसरा मेथड, जिसके अंदर की आपने क्या किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया है। एक है ग्राफिकल, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। एक मेथड और है आपके पास, वो देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए आपके पास एक और मेथड है आपके पास थर्ड चैप्टर के अंदर, जिसमें आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और वो मेथड है आपके पास एलिमिनेशन मेथड, कि आपने क्या करना है, एक वेरिएबल को क्या करोगे आप, एलिमिनेट। तो उसके लिए आपके पास देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शनल नंबर आपने देखे हैं, जैसे जो p/q की फॉर्म में नंबर आपको दिखाई देगा उनको क्या बोलोगे आप, फ्रैक्शनल नंबर। तो क्या है आपके पास क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन है, जब आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब आप 2 ऐड करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 9/11। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5/6। तो वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपने फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, आप मान के चलोगे दो चीजों से मिलकर बना है फ्रैक्शन, एक तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो आप मान के चलो न्यूमरेटर कितना है x, डिनोमिनेटर कितना मान लिया y, तो फ्रैक्शन कितना मिलेगा आपको, x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है आपको कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 2 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन कितना मिलेगा आपको, 9/11। और अगर 3 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 5/6। तो ये दो इक्वेशन मिल गई, इनको आपने क्या करना है, अब सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 11x प्लस 22 9y प्लस 18। तो इसको एडजस्ट कर लो, 11x माइनस 9y, इसको चाहो तो राइट में ले जाओ, -4। एक इक्वेशन तो ये मिल गया आपको, बिल्कुल सेम। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6x प्लस 18 5y प्लस 15। अगेन x कांस्टेंट को एक साइड रखो, वेरिएबल को दूसरी साइड, -3। इसका नाम क्या रखोगे आप, इक्वेशन नंबर 2। मिल गई दो इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप चाहो तो जो पुराने मेथड थे वहां से भी सोल्व कर सकते हो, ग्राफिकल से या फिर सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए प्रोसेस क्या है आपके पास, आपने क्या करना है, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को देखो। आप इक्वेशंस को देखने के बाद आपने क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, या तो x को एलिमिनेट करो या फिर y को। अब एलिमिनेट कैसे करोगे, आप उनके कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 11, x का कोफिशिएंट 6, y के कोफिशिएंट देखो। तो आप जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहो उसके कोफिशिएंट्स को आपने क्या करना है, इक्वल करना है विद अपोजिट साइन।
कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल होने चाहिए, लेकिन उनके साइन क्या होने चाहिए, अलग अलग, यानी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। अब कोफिशिएंट्स को इक्वल कैसे बनाओगे, प्रोडक्ट के साथ। किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। तो जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है, दोनों को इक्वल बनाना है प्रोडक्ट के साथ, तो इसको तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 66, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 11 के साथ। तो इस तरीके से आप x के कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हो। ऐसे ही y के भी इक्वल कर सकते हो, लेकिन जैसे उन्होंने बोला एक तो न्यूमेरिकली इक्वल होने चाहिए और साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट। तो आप क्या करोगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको तो मल्टीप्लाई करते हो 6 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6, इसको तो 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा 66x 6 के साथ, 54y 6 के साथ, -24, इसका नाम चाहो इक्वेशन नंबर 3 रख दो। और इसको क्या करोगे आप, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वैसे तो 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप ये कराएंगे नेगेटिव साइन -11 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, एंड इक्वेशन 2 बाय -11। अभी पता लग जाएगा -11 के साथ क्यों किया है मल्टीप्लाई, क्योंकि जैसे -11 के साथ करोगे -66x माइनस माइनस प्लस 55y माइनस माइनस प्लस 33, इसका नाम रखो इक्वेशन 4। तो अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 66, यहाँ पे x का -66। तो यही काम करना है एलिमिनेशन मेथड में। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करोगे आप, कोफिशिएंट इक्वल तो होने चाहिए न्यूमेरिकली, लेकिन उनके साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट। तो अपोजिट साइन बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया है, और कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए प्रोडक्ट का यूज करोगे, और कोई प्रोसेस यूज नहीं करनी आपने। अब इक्वल हो गए तो क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 को आपने क्या करना है, ऐड। तो जब ऐड करोगे लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट में राइट पार्ट, तो -66 प्लस 66 कैंसल, प्लस के 55y माइनस के 54, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस करते हो 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब y की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 कहीं भी पुट कर दो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो 11x माइनस y की जगह 9 पुट करोगे, 9 9 81 इज इक्वल टू -4। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, -4 प्लस 81 यानी कि 77। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब बच्चे यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्या करेंगे वो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दें, वो x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि थर्ड चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चंस में आप x y की वैल्यू निकालेंगे ना, सोचा बच्चे कि क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन आप ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपने x y की वैल्यू नहीं निकालनी, आपने क्या निकालना है, फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू तो निकाल ली, अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली जो आंसर है उसके अंदर आपने क्या निकालना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल है, x बाई वाई, तो फ्रैक्शन लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। फ्रैक्शन किसके इक्वल है, x बाई वाई, तो x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 9। तो फ्रैक्शन निकालना आपने। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, सेम, तो उसको क्या बोलोगे आप, एपी। तो एपी के अंदर दो फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। एक है एन टर्म का, इसको आप जनरल टर्म भी बोल सकते हो, किसके इक्वल है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा है सम ऑफ एन टर्म, किसके इक्वल मिलेगा आपको, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम का एक फॉर्मूला और है n बाई 2 इंटू a प्लस n। तो इसके अंदर जो नोटेशंस आपने यूज किए हैं इस चैप्टर में, ए का मतलब क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट टर्म, डी का मतलब क्या मिलेगा आपको, कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन या एल इसका मतलब क्या है, लास्ट टर्म। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटेशंस है और फॉर्मूले हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। और एपी सीक्वेंस कैसी दिखाई देगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म्स में आप डी को ऐड करते रहोगे। तो इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड एपी के आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके पास देखिए एक है सम से रिलेटेड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो एक एपी है, उसकी आपके पास एन टर्म्स का जोड़, ये है एपी कोई भी 24 21 18 अप टू सो ऑन, इसकी एन टर्म्स का जोड़ कितना दे दिया आपको, 78। और आपसे क्या पूछ लिया उसने कि आप एन की वैल्यू बताओ कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें।
तो काफी आसान क्वेश्चन है। सम गिवन है, एपी गिवन है। एपी का यूज करके ना आप क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, डी की वैल्यू निकालोगे। ए और डी की वैल्यू निकालो, सम के अंदर इनको यूज करो, क्या मिलेगी आपको, देखो सम का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू यूज कर लो 24, d की वैल्यू यूज कर लो -3। इसको सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको n के अंदर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास दो मेथड हैं। एक मेथड है जिसके अंदर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लिया। n² - 13n - 4n + 52। तो n की दो वैल्यू मिल गई आपको, एक तो 13 और एक 4। तो ये दो आंसर आएंगे आपके पास। n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 13 और 4। इस चैप्टर में हमेशा ध्यान रखना है, तो n की वैल्यूज है हमेशा क्या है, नेचुरल नंबर ही यूज करनी है, ना तो नेगेटिव वैल्यू यूज करोगे ना ही फ्रैक्शन में यूज करोगे। तो इसी प्रकार एक और आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपके पास केस स्टडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी आप देख रहे हो, जो भी आप बोर्ड के एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर दो जो सेक्शन है वो इंक्लूड कर दिए इसने। एक तो है असर्शन रीजन और एक है केस स्टडी। उनके बुक्स के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस या तो आप प्रैक्टिस सेट से करोगे या फिर बुक्स के अंदर ही कुछ आपके पास एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वहां से क्वेश्चन बार बार उठाए जाएंगे आपके पास। तो जो एक्सरसाइज 5.3 है, वहां से जो लास्ट के क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन, वो केस स्टडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार का एक क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास 200 लकड़ी के गट्ठे हैं। लकड़ी के गट्ठे देखोगे आपने, जब भी आप देखोगे जहां भी आरा लगा हुआ है यानी कि लकड़ी इकट्ठी की जाए, तो वहां पे लकड़ियों को किस तरीके से रखा जाता है। तो सबसे पहले आपके पास जो नीचे वाली लाइन है उसके अंदर कुछ लकड़ी के गट्ठे रख देंगे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और ऊपर वाली रोज में संख्या क्या मिलेगी आपको, घटती जाएगी। तो सेम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपके पास 200 लकड़ी के गट्ठे हैं, आपने उनको अरेंज करना है, इकट्ठा करना है रो के अंदर। तो सबसे पहले नीचे वाली रो में क्या करोगे आप, 20 लकड़ी के इकट्ठे, फिर उसके ऊपर 19, फिर 18, एक एक लकड़ी का गट्ठा आपने क्या करना है, कम करना है। तो आप ये बताओ कि 200 लकड़ी के गट्ठे को अरेंज करने के लिए आपने कितनी रो का यूज करोगे, और जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने लकड़ी के गट्ठे आपको मिलेंगे, ये है क्वेश्चन। तो आप शुरुआत करो, मान लिया पहली रो में है 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे आपने अरेंज करनी है। तो इसको देखो, एपी मिलेगी आपको। फर्स्ट टर्म क्या है 20, डी की वैल्यू कितनी है -1, डी की वैल्यू बिल्कुल अच्छी प्रकार से निकालनी है आपने। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। सम कितना दे रखा है आपको 200, तो सम आप यूज करो, ये तो इसने दे दिया 200, आप अपना फॉर्मूला यूज करो n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे चीजों को यूज करो, ए की वैल्यू यूज करो, डी की वैल्यू यूज करो, एन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड है, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लिया। सम आना चाहिए -41, प्रोडक्ट आना चाहिए 400, फैक्टर क्या मिलेंगे -25 और -16। अगर फैक्टर में दिक्कत हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सिंप्लीफाई किया, एन की दो वैल्यू आ गई, एक 25 और एक 16। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एन की वैल्यू 25 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जैसे आपको पहले बताया गया क्वेश्चन में कि आपके पास जो पहले वाली रो है उसमें 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे लकड़ी के जो गट्ठे हैं उनकी संख्या क्या है, डिक्रीज होती जाएगी। तो अगर आप बात करो इसी सीक्वेंस में अगर आप चलोगे, फर्स्ट में 20, फिर 19, 18, तो जो 20वीं रो मिलेगी उसके अंदर एक ही लकड़ी का गट्ठा रखा जाएगा, और 21 में उसके ऊपर तो रो बना ही नहीं सकोगे आप। ठीक है, तो n की वैल्यू 25 का मतलब 25 रो, 25 तक आप नहीं जा सकोगे, इसलिए ये वैल्यू आपके पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो आपको 200 गट्ठे रखने के लिए 16 लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ गई कितनी लाइन बढ़ेंगी। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि जो टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाली लाइन है उसमें कितने लकड़ी के गट्ठे हैं, मतलब 16वीं लाइन में कितने लकड़ी के गट्ठे हैं, मतलब आपने 16वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये है जनरल टर्म का फॉर्मूला an, इसमें 16वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप इसमें 16, तो n की वैल्यू 16 पुट करो, a की वैल्यू है आपके पास, d की वैल्यू है, तो 16 जैसे ही पुट करोगे n की वैल्यू, तो 16वीं टर्म क्या आ गई 5, यानी कि जो लास्ट टर्म है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको 5 लकड़ी के गट्ठे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास केस स्टडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे जो हाफ ईयरली के लिए हैं वो 9 चैप्टर हैं,
और अगर आप एक ही वीडियो में सभी को खत्म करोगे काफी लंबी वीडियो चली जाओगी, तो इसलिए हम यहीं तक करेंगे। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।